जनशक्ति फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो कार्ल मार्क्स की जयंती पर ये कार्यक्रम रखने के लिए मैं जनशक्ति के साथियों का हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं और आप सब लोगों को कार्ल मार्क्स के जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। कार्ल मार्क्स के बारे में बात करते समय बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कार्ल मार्क्स के लेखन का और जीवन का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है और वो इतना व्यापक है कि उसमें ये तय करना कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें बहुत मुश्किल है, और वो भी एक छोटे से प्रोग्राम में। फिर भी हमें कुछ तस्वीर मार्क्स की पेश करने की कोशिश करूंगा कि कार्ल मार्क्स को क्यों हम लोग पसंद करते हैं या कार्ल मार्क्स को ये दुनिया क्यों पसंद करती है। ऐसा नहीं है कि कार्ल मार्क्स सिर्फ कम्युनिस्टों को ही अपील करते हैं, नहीं, ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दें लोग। कार्ल मार्क्स की जो अपील है वो उन लोगों में भी है जो कि कार्ल मार्क्स से नफरत करते हैं, या यूं कहें कि जो बुर्जुआजी है, जो पूंजीपति वर्ग के नुमाइंदे हैं, पूंजीवाद की हिमायत में आए दिन लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उन लोगों में भी मार्क्स की बहुत अपील है, वहां पर भी फैन है उसके। और अगर आप गौर करें तो बाइबल के बाद सबसे जो पॉपुलर किताब है सारी दुनिया में वो सिर्फ मार्क्स की किताब है। बाइबल जितनी बिकी है दुनिया में उससे ज्यादा कोई पुस्तक बिकी नहीं है, और कार्ल मार्क्स की पुस्तक जितनी बिकी है, मतलब मेरा इशारा कैपिटल की ओर है, उतनी कोई पुस्तक बिकी नहीं है। तो इससे एक चीज का तो अंदाजा लगता है कि सारी दुनिया में गीता नहीं कैपिटल जनप्रिय है। कार्ल मार्क्स दुनिया के हर कोने में, हर भाषा में पढ़े जाते हैं, उनके मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनके दृष्टिकोण से प्रभावित लोग हैं। पिछले 200 वर्ष में जिस व्यक्ति ने सबसे अधिक इस दुनिया को प्रभावित किया और उसके ब्रेन की आप कल्पना नहीं कर सकते। कार्ल मार्क्स के जो मस्तिष्क है, और वो कितना बड़ा मस्तिष्क है, इसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। कार्ल मार्क्स के जमाने में जो कार्ल मार्क्स के आलोचक हुआ करते थे, जो कार्ल मार्क्स के बारे में सबसे जिन्होंने गंभीर चीजें लिखी, जिनकी आलोचनाएं लिखी, वे लोग भी कार्ल मार्क्स की मेधा का लोहा मानते थे। उनमें से एक थे, बड़े इंटरेस्टिंग चीज है जहां से मैं इसकी शुरुआत करना चाहता हूं, मोजेस हेस। मोजेस हेस मार्क्स के कंटेम्पररी थे और कार्ल मार्क्स को बहुत प्यार करते थे। उनका एक बहुत ही छोटा सा पत्र है जो कि उन्होंने अपने एक दोस्त को लिखा था। मोजेस हेस ने कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के लेखन की बड़ी तीखी आलोचना भी लिखी है। कार्ल मार्क्स जिस समय पीएचडी जमा कर चुके थे, डॉक्टरेट की, तो बोन में उनका एक लेक्चर था। तो उस लेक्चर को सुनने के लिए मोजेस हेस ने अपने दोस्त को चिट्ठी लिखी, और जब चिट्ठी लिखी उसमें मोजेस हेस ने अपनी जो इच्छा व्यक्त की कि मैं चाहता हूं कार्ल मार्क्स को, कि कार्ल मार्क्स मेरा फिलॉसफी का टीचर बने। आप इंटरनेट पर जाइए, मोजेस हेस टाइप कीजिए, आपको दिखाई देगा मोजेस हेस ने क्या लिखा है। कितना बड़ा इंटेलेक्चुअल था वो उस जमाने का। कम्युनिस्ट नहीं था वो, हाँ सोशलिस्ट जरूर था। उससे मार्क्स के विचार नहीं मिलते थे। उसने अपने दोस्त को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में उसने लिखा कि मैं ये चाहता हूं कार्ल मार्क्स फिलॉसफी का टीचर बने और मैं कार्ल मार्क्स को
डॉक्टर कार्ल मार्क्स देखना चाहता हूं, वो लेक्चरर बने। मैं चाहता हूं कि मैं उससे पढ़ूं। मैंने अपने जीवन में ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं देखा और शायद पृथ्वी पर भी ऐसा कोई प्रतिभाशाली पैदा नहीं हुआ। मोजेस हेस ने अपने दोस्त को लिखा कि अगर तुम उसे सुनने आओगे तो तुम पाओगे कि मोजेस हेस कह रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कि आज की जो पीढ़ी है जर्मनी में, उसमें वो सबसे बड़ा मेधावी और जीनियस व्यक्ति है। और उसकी जीनियसनेस का अंदाजा इसी से लगाओ कि जिस समय मार्क्स बोलते हैं तो सारा जर्मनी सुनता है। ब्रेन बोले, जब तुम बोलो सुनोगे ना उसे, कार्ल मार्क्स को, तो रूसो, बाल्टेयर, ये तमाम जितने बड़े विचारक हुए इस यूरोप में, उन सारे विचारकों के ब्रेन को एक जगह पाओगे, वो है कार्ल मार्क्स का ब्रेन। तो मैं चाहता हूं कि तुम कार्ल मार्क्स का भाषण सुनने जरूर आओ। मोजेस हेस स्पिनोजा के अनुयायी थे, मार्क्स के अनुयायी नहीं थे समाजवादी, लेकिन अनुयायी थे स्पिनोजा के। मोजेस हेस ने जो दूसरी बात कही, जो कि बहुत ही और भी ज्यादा अच्छी थी, बोले कि अगर मैं उनकी सभा में होता तो मैं, जानते हो, मैं बिल्कुल एकदम एकाग्र भाव से सिर्फ उसके एक एक शब्द को सुनता रहता और हजम करता रहता। मैं चाहता हूं कि कार्ल मार्क्स को डॉक्टर मार्क्स के नाम से पुकारा जाए और वो मेरा टीचर बने। मैं उसकी क्लास करना चाहता हूं। आखिरी पंक्ति थी उनकी चिट्ठी की, मैं पढ़ रहा हूं उसे। कल्पना करो, मोजेस हेस अपने दोस्त को लिख रहे हैं, कल्पना करो तुमको रूसो, बाल्टेयर, हॉलवाक, लीसिंग, हाइने, हेगेल एक ही व्यक्ति में मिल जाएं, और वह एक व्यक्ति कौन होगा? कार्ल मार्क्स। यहां से हम लोग देखना शुरू करें। कार्ल मार्क्स का व्यक्तित्व साधारण एक व्यक्तित्व नहीं है। कार्ल मार्क्स के व्यक्तित्व के अनेक लेयर हैं और अनेक उसकी गुण हैं जिनसे हम लोग सीख सकते हैं। कौन सी चीज थी जिसने कार्ल मार्क्स को इतना मेधावी और जीनियस बनाया? एक तो था, मेधा तो थी उसके पास में, लेकिन कौन चीज है जो उसका निर्माण? मेधा कोई अपने आप पक्के तैयार नहीं होती। ये हम लोग दिमाग से निकाल दें कि नहीं, मेधा तो अपने आप तैयार हो जाती है। नहीं, मेधा अपने आप तैयार नहीं होती। मेधा कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी तैयार नहीं होती। कार्ल मार्क्स इतने बड़े विचारक बने तो इसका एक बड़ा कारण यह है कि कार्ल मार्क्स का जन्म डेमोक्रेसी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म अगर सोवियत संघ में होता और स्टालिन के जमाने में होता तो कार्ल मार्क्स की हत्या कर दी जाती। कार्ल मार्क्स जैसा व्यक्तित्व तभी बन सकता है जबकि उदार लोकतांत्रिक माहौल हो। आप सारी जगह, सारी दुनिया में आप चले जाइए, लोकतंत्र के बारे में कार्ल मार्क्स ने जो लिखा है, कई वॉल्यूम हैं, सैकड़ों लेख लिखे हैं डेमोक्रेसी पर कार्ल मार्क्स ने।
मैं खुद नहीं पढ़ पाया हूं अभी तक। बार बार कोशिश करता हूं कि पढ़ लूंगा, मौका ही नहीं लगता। इतना लिखा है उसने, और सारी दुनिया में यह प्रचारित कर दिया गया कार्ल मार्क्स का जनतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। कार्ल मार्क्स बाय बर्थ, बाय नेचर और बाय आउटलुक लोकतंत्र को सबसे ज्यादा पसंद करते थे। यह लोकतंत्र नहीं जो हमारे देश में दिखाई दे रहा है या अभी अमेरिका में दिखाई दे रहा है, यह लोकतंत्र नहीं। यह लोकतंत्र का सबसे विकृत रूप है जो हम लोग देखते हैं। कार्ल मार्क्स की जो सबसे बड़ी ब्यूटी है वो क्या है? कहां से देखें कार्ल मार्क्स को? कोई चीज तो है जिसने कार्ल मार्क्स को इतना महान बनाया। जर्नलिस्ट ने कार्ल मार्क्स से पूछा था, एक जर्मन पत्रकार ने कार्ल मार्क्स से पूछा कि आपने इतनी बड़ी बड़ी और इतनी मोटी मोटी किताबें लिखी और इतना अच्छा लिखा है, हम चाहते हैं कि आप हमें संक्षेप में बताइए कि आपने जो लिखा है। मैं उसे पत्रकार के नाते में जनता को बताना चाहता हूं, अपने पाठकों को बताना चाहता हूं। आप मुझे यह बताइए कि मैं क्या बताऊं उनको कि आपने क्या लिखा है। मैं अपनी इतनी मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ सकता। और आपने इसमें क्या मौलिक लिखा है, यह बताइए। कार्ल मार्क्स ने जानते उस पत्रकार से क्या कहा? कि बोले कि मैंने मौलिक कुछ नहीं लिखा इसमें। मैंने सिर्फ इतना काम किया है कि पिछले 2500 वर्ष की जो मानव सभ्यता की, उसके ज्ञान की जो सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें, उनको मैंने सिर्फ आत्मसात किया और उसे पेश कर दिया है। ये उदारता थी मार्क्स की। काम क्या किया था? अगर आपसे कोई पूछे कि आप मार्क्सवादी हो तो क्या जवाब देंगे? बहुत सारे जो कॉमरेड हैं वो सुन रहे होंगे। क्या मतलब है मार्क्सवाद का? मार्क्सवादी किसे कहते हैं? जिसने दास कैपिटल पढ़ा हो वो मार्क्सवादी है, या कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर हो वो मार्क्सवादी है? कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर हो लेकिन उसने मार्क्स की कोई किताब ही ना पढ़ी हो, ऐसे अनेक लोग हैं। मार्क्स के जमाने में भी थे। ऐसे भी लोग हैं जो कॉमन सेंस के आधार पर मार्क्सवाद के, कम्युनिस्ट पार्टी के हमदर्द होते हैं, समर्थक होते हैं, लेकिन मार्क्सवादी नहीं होते। तो मार्क्स से पूछा किसे मार्क्सवादी कहें? कौन है मार्क्सवादी? मार्क्सवादी वह जो कि विकल्प की खोज करे। एक अच्छे मार्क्सवादी के पास में कभी विकल्प खत्म नहीं होते। विकल्पहीन अवस्था में कभी मार्क्सवादी नहीं होता। एक अच्छा मार्क्सवादी वह जो विकल्प की खोज करे। और दूसरी चीज, एक मार्क्सवादी के लिए क्या चाहिए? सिर्फ एक चीज, सिर्फ एक चीज। मार्क्स जिस समय पढ़ लिख कर बड़े हुए तो उस समय पूरे दुनिया में आइडियलिज्म का, आदर्शवाद का, भाववाद का, दर्शन की भाववादी परंपरा का गहरा असर था। सारे लोग भाववाद से बड़े पैमाने पर प्रभावित थे। भाववाद का मतलब यह है कि मनुष्य की चेतना उसकी भौतिक परिस्थितियों का निर्माण करती है। यानी विचार पहले आते हैं, पदार्थ पीछे आता है।
और इस चीज से दुनिया के अधिकतर देशों में लोग प्रभावित थे, जर्मनी में भी लोग प्रभावित थे। मार्क्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही था, इसने उलट दिया, इसे जस्ट उलट दिया। मार्क्स ने कहा नहीं, विचार नहीं, मनुष्य की भौतिक परिस्थितियां या पदार्थ विचार को जन्म देता है। पदार्थ का जन्म विचार से नहीं होता, बल्कि पदार्थ से विचार का जन्म होता है। और ये जो चीज थी, इसने मार्क्स को सारी दुनिया में एकदम जनप्रिय बना दिया। ऐसा नहीं कि मार्क्स के पहले और लोगों ने ये बात नहीं लिखी थी, और लोगों ने भी ये बात लिखी थी, और भी लोग भौतिकवादी थे, लेकिन वही जो होता है, संयोग की बात है। मार्क्स ने लिखा फायरवर्क की आलोचना करते हुए, जिससे उन्होंने हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक दृष्टिकोण जिससे लिया। मार्क्स ने लिखा फायरवर्क की आलोचना करते हुए, जो बात लिखी बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक लाइन है लेकिन 11वीं थीसिस बहुत महत्वपूर्ण है। मार्क्स ने लिखा कि अब तक दार्शनिकों ने दुनिया की तरह तरह से व्याख्या तो की है, प्रश्न व्याख्या का नहीं है, सवाल यह है इस दुनिया को बदला कैसे जाए। तो मार्क्स के पहले के जो दार्शनिक थे, वो कैसे दार्शनिक थे? जो इस दुनिया की व्याख्या करते रहते थे, दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, दुनिया तब पैदा हुई, दुनिया ऐसे पैदा हुई, दुनिया ऐसे बनेगी, वगैरह वगैरह। लेकिन वे ये नहीं बता पाए कि दुनिया बदलेगी कैसे। मार्क्स का जो बुनियादी प्रस्थान बिंदु है दृष्टिकोण का, वो ये, मार्क्स उस अर्थ में, पुराने दार्शनिकों के अर्थ में दार्शनिक नहीं है, बल्कि पुराने दर्शन के और दार्शनिक परंपरा के और दार्शनिकों की परंपरा के अर्थ में हेगेल आखिरी दार्शनिक थे। मार्क्स विचारधारा के समर्थक नहीं है। मार्क्सवाद कोई विचारधारा नहीं है। हमेशा अधिकतर लोग लूजली बोलते रहते हैं ना, मार्क्सवाद एक विचारधारा है। नहीं, मार्क्सवाद विचारधारा नहीं है। मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं वो थी, बहुत ही सीरियसली इस चीज को लीजिएगा आप लोग। मार्क्स ने जब फायर, अब तक दार्शनिकों ने दुनिया की तरह तरह से व्याख्या तो की है, प्रश्न व्याख्या का नहीं है, सवाल यह इस दुनिया को बदला कैसे जाए। तो यहां पहला सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर ये दार्शनिक दुनिया के परिवर्तन की व्याख्या क्यों नहीं कर पाए, परिवर्तन के बारे में क्यों नहीं बता पाए। वे इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि वे दुनिया को ज्यादा गहराई से जानते नहीं थे। परिवर्तन के नियम को जानने के लिए, परिवर्तन की संभावनाओं को खोजने के लिए, जिस समाज में आप के रेशे रेशे की गहराई से आपके पास समझ हो, एक अच्छा मार्क्सवादी वह है जो कि अपने समाज को गहराई से जाने। मार्क्स की खूबी यह थी, मार्क्स तमाम अपने पहले के तमाम दार्शनिकों थे इस मामले में एक कदम आगे थे। वे दर्शन तो जानते ही थे, उनके पास दार्शनिक दृष्टि थी, वे दार्शनिक भी थे, लेकिन एक चीज आगे थे। वो क्या चीज थी? वे इस दुनिया को जानते थे, इस दुनिया की पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमी को जानते थे। वे पूंजीवादी समाज और पूंजीवादी समाज के जर्रे जर्रे को जानते थे कि यह पूंजीवादी समाज बनता कैसे और चलता कैसे है। और यही वह विशिष्ट चीज थी जिसने कि मार्क्स को मार्क्स बनाया। यही वह नई चीज थी जिसने कि मार्क्स को पहले के सभी दार्शनिकों से अलग खड़ा कर दिया। मार्क्स पहले व्यक्ति थे, सारी दुनिया में पहले व्यक्ति थे, पूरे ह्यूमन से विकास के, ज्ञान के विकास के क्रम में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने परिवर्तन के नियम की वैज्ञानिक ढंग से खोज की कि समाज बदलता कैसे है, समाज के बदलने के नियम क्या है। मार्क्स से पहले कभी गहराई से इस पर विचार नहीं किया गया।
मार्क्स का पहला कंट्रीब्यूशन क्या है? मार्क्स का पहला कंट्रीब्यूशन यह है कि इस दुनिया को व्याख्या की नहीं, इस दुनिया को परिवर्तन की जरूरत है। आप जो भी कुछ जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, किस लिए सीखते हैं? सिर्फ जानने के लिए? अरे व्याख्या के लिए तो सिर्फ जानना ही काफी है। क्या आप ज्ञान के जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जिसकी व्याख्या करना चाहते हैं, आप उसे ऊपर से जाने और आप बता दें। लेकिन परिवर्तन के लिए आपको नीचे समाज में जाना पड़ेगा, उसके तमाम पहलुओं को जानना पड़ेगा गहराई से। तो मार्क्स पुराने दार्शनिक, मार्क्सवाद पुराने दर्शन की परंपरा के अर्थ में दर्शन नहीं है, बल्कि विज्ञान है। क्योंकि पहली बार एक दूसरी घटना भी घटी। वो क्या घटना थी? वो घटना यह घटी कि मार्क्स के पहले तक विचार था और विचार के साथ में जुड़ा हुआ एक दृष्टिकोण हुआ करता था, जिसे हम लोग आउटलुक कहते हैं। आइडिया और आउटलुक, ये दो चीजें थीं और वे प्रचलन में थीं, पहले से थीं। मार्क्स ने दर्शन की आलोचना करते हुए दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज दी कि अगर इस दुनिया को बदलना है और इस दुनिया को देखना, आपके पास दृष्टि नहीं, विश्व दृष्टि होनी चाहिए। तो मार्क्सवाद एक साधारण चीज नहीं है, साधारण दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि यह विश्व दृष्टि है। आप इसे दृष्टिकोण के तौर पर लेंगे तो मार्क्सवाद समझ में नहीं आएगा आपको। मार्क्सवाद विभिन्न दृष्टियों में से एक दृष्टि नहीं है, बल्कि वह विश्व दृष्टि है। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है सामाजिक परिवर्तन। तो जो लोग ये सोचते हैं कि मार्क्स ने क्या किया, मार्क्स ने कुछ नहीं किया। मार्क्स ने सिर्फ एक काम किया। मार्क्स के पहले तक सब लोग ये जानते थे और मानते थे दुनिया शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है। सारे भाववादी आइडियलिस्ट दार्शनिक मानते थे, एक करता था, और जो परिवर्तन के नियम को मानते थे वो हाशिए पर थे, वो डोमिनेट नहीं करते थे। मार्क्स का तीसरा बड़ा कंट्रीब्यूशन, जिसने कि मार्क्स को बहुत बड़ा विचारक बनाया, उसने इस बात पर जोर दिया कि ये दुनिया बदली तो जाएगी, इसके अपने नियम भी हैं। और वो नियम कैसे हैं? ये दुनिया कैसे बदली जाएगी? बोले कि दुनिया तब बदली जाएगी जब तुम ये मानो कि दुनिया अपरिवर्तनीय या शाश्वत नहीं है। तो पहली बार परिवर्तन का नियम हर क्षेत्र पर लागू किया गया। वह साहित्य पर लागू किया गया, कलाओं पर लागू किया गया, वह राजनीति पर लागू किया गया। हर जीवन के हर क्षेत्र पर परिवर्तन के नियम को लागू किया गया। और इस बात को आज सारी दुनिया मानती है। मार्क्स में अगर मुझसे आप पूछें, सारी दुनिया शाश्वतवाद के सिद्धांत को नहीं मानती। यह दुनिया अपरिवर्तनीय और शाश्वत है, यह साहित्य अपरिवर्तनीय और शाश्वत है। इस सिद्धांत के मार्क्स के आने के बाद में दुनिया से छुट्टी हो गई। और यह मार्क्सवाद की सबसे बड़ी वैचारिक विजय थी। मार्क्स ने लिखा, सारी चीजें बदल सकती हैं, लेकिन परिवर्तन का नियम नहीं बदल सकता। सारी चीज परिवर्तनीय है, लेकिन परिवर्तन का नियम परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तन का नियम रहेगा। कबीलाई समाज की जगह सामंती व्यवस्था आ सकती है, सामंती व्यवस्था की जगह पूंजीवाद आ सकता है, पूंजीवाद की जगह समाजवाद आ सकता है, समाजवाद के बाद में आप साम्यवाद में जा सकते हैं। व्यवस्थाएं बदल सकती हैं, परिवर्तन का नियम रहेगा। परिवर्तन का नियम एकमात्र नियम है जो अपरिवर्तनीय है। हम लोग जब ये बात करते हैं ना कि मार्क्सवाद प्रासंगिक है कि नहीं है, मार्क्सवाद दर्शन नहीं है। मार्क्सवाद दर्शन होता तो फिर वो दर्शन की परंपराओं में एक दर्शन होता। मार्क्सवाद साइंस,
विज्ञान की कसौटी क्या है? विज्ञान की कसौटी है यथार्थ। कार्ल मार्क्स ने इस बात पर जोर दिया, उसी विचार को मानो जिसकी यथार्थ में परीक्षा कर सको, जिसे यथार्थ की कसौटी पर कस सको, और जो यथार्थ की कसौटी पर खरा उतरे उस विचार को एक्सेप्ट करो। उन्होंने अपनी भी अनेक धारणाएं, मार्क्स ने अनेक धारणाएं रिजेक्ट कर दी क्योंकि वे यथार्थ की कसौटी पर खरी नहीं उतरी। मार्क्स ने एक ही चीज मैसेज के तौर पर दी पढ़ने लिखने वालों के लिए, और यह साइंस है। सुनी सुनाई अटकलबाजियों से दर्शन नहीं पढ़ा जाएगा, प्रोपेगेंडा के तौर पर दर्शन नहीं पढ़ा जाएगा। सारे देश के लोग मान रहे हैं, सारी दुनिया के लोग मान रहे हैं, तो आप भी मानो ना। पूरा स्कूल था उस जमाने में। मार्क्स से पूछा गया कि आपकी अपनी वो चॉइस बताइए, अपनी इच्छाएं बताइए, आप क्या क्या चाहते हैं। तो जानते हैं मार्क्स की जितनी पसंद की चीजें थी, जो मार्क्स चाहते थे, उसमें से एक चीज थी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। मार्क्स ने कहा कि जो कुछ भी कहा जाए उस सब पर संदेह करो। जो कुछ भी लिखा गया है, जो कुछ भी बताया गया है, सब पर संदेह, डाउट्स एवरीथिंग। और यह चीज ऐसी थी जिसने कि मार्क्स को और मार्क्सवादियों को सारी दुनिया के परिवर्तन के नियमों की खोज में लगा दिया। जब आप संदेह करते हैं, खोज करते हैं, और यह खोज ही आपको नए तक ले जाती है, और यह खोज ही आपको सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का हिस्सा बनाने की ओर ले जाती है। एक और चीज है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो ये कि जो लोग इस तरह से सोच रहे हैं कि मार्क्सवाद प्रासंगिक है कि नहीं है, अप्रासंगिक है कि नहीं है। जब हम किसी भी घटना को देखते हैं, किसी भी फिनोमिना को देखते हैं, समृद्धि को देखते हैं, कोई भी व्यक्ति होता है उसे देखते हैं, तो उसमें एक नहीं, एक से अधिक कारण होते हैं। हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम उसमें से प्रमुख कारण की खोज करें या प्रमुख कारक की खोज करें। मार्क्स को बुनियादी तौर पर जिन लोगों ने इंटेलेक्चुअल जीनियस बनाने में मदद की, वे थे उसके शिक्षक, जिनसे मार्क्स पढ़े, बचपन में स्कूल में पढ़े। और दूसरे थे उनके फादर। मार्क्स के घर में बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी। मार्क्स को सारी बेहतरीन किताबें अपने पिता की लाइब्रेरी से पढ़ने को मिली, और मार्क्स के पिता बहुत बड़े वकील ही नहीं थे बल्कि बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल भी थे, पढ़े लिखे आदमी थे। तो मार्क्स के पास में एक बहुत ही शानदार पृष्ठभूमि थी, जिसमें उसके शिक्षक जो कि रिवेल थे, एक से एक अच्छे शिक्षक थे। एक उनका शिक्षक था जो कि रिएक्शनरी था। मार्क्स वो जब शिक्षक रिटायर होने को था तो किसी ने कहा कि जाके भाई अपने गुरुजी को प्रणाम तो कराओ। मार्क्स नहीं गए, बोले बहुत रिएक्शनरी, मैं नहीं जा सकता, मैं हलो करने नहीं जाऊंगा। बाकी जो शिक्षक थे बड़े मेधावी थे मार्क्स के। तो अगर आपको संयोग से मेधावी शिक्षक मिल जाएं, और ऐसे शिक्षक मिल जाएं जो बाई नेचर, स्वभाव से रिवेल हों, तो जाहिर है कि विद्यार्थियों की फिर कमी नहीं रहेगी रिवेल बनने की। लाहौर में एक जमाने में जो डीएवी कॉलेज होता था आर्य समाज का, उस डीएवी कॉलेज के जो शिक्षक हुआ करते थे बड़े रिवेल शिक्षक हुआ करते थे। और उन रिवेल शिक्षकों ने हिंदुस्तान के लिए दर्जनों क्रांतिकारी दिए। भगत सिंह का जो पूरा ग्रुप है क्रांतिकारियों का, वो उसी डीएवी कॉलेज की देन है। तो समाज के निर्माण में और खासतौर पर कार्ल मार्क्स के निर्माण में उसके शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका थी। कभी मौका लगेगा तो उनके शिक्षकों के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं एक संक्षेप में यह चीज शेयर करना चाहता हूं कि मार्क्स का व्यक्तित्व
उनका खुद का तो गठा हुआ था ही, लेकिन उसमें उनके पिता और उनके जो शिक्षक थे जिन्होंने आरंभिक दिनों में उनको पढ़ाया था, उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। उन्होंने मार्क्स के व्यक्तित्व को एकदम तराश के विकसित किया। लोग पूछते हैं ना कि मार्क्स, अभी मनोज कुमार ने पूछा है कि उसकी प्रासंगिकता क्या है। उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है वैसे, लेकिन एक प्रासंगिकता है, हर एक के जीवन के लिए प्रासंगिकता है, जिसे हम लोग डायलेक्टिक्स कहते हैं ना, द्वंदात्मक। तो डायलेक्टिकली कैसे सोचते हैं हम लोग? किसी भी घटना का पूर्वापर संबंध होता है, पहले भी किसी चीज और आगे भी। पूर्वापर संबंध के आधार पर जब आप चीजों को देखते हैं तो आप डायलेक्टिकली देखते हैं। चीज को हिस्टोरिकली देखते हैं। तो मार्क्स की खूबी क्या थी? उन्होंने कौन सी चीज हमें दी? ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसमें ऐतिहासिक उन्होंने फायरबाख से लिया और द्वंद्वात्मक जो उन्होंने हेगेल से लिया, और इसको मिला के उन्होंने एक ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद बनाया। और इन दोनों की जो आदर्शवादी चीजें थी वो निकाल दी और उसमें भौतिकवाद अपना शामिल कर दिया। और ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है क्या? वन लाइनर, स्वयं के खिलाफ संघर्ष। आप जो हैं, आप निरंतर अपने स्व के खिलाफ लड़ें, स्व को बदलें। मार्क्सवाद क्या है? निरंतर स्व के परिवर्तन की प्रक्रिया का नाम है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद कोई दास कैपिटल खरीद के लाके घर में रखने का काम नाम नहीं है। वो भी एक काम है, पढ़ा जा सकता है, मार्क्स की किताबें लाई जानी चाहिए, उन्हें पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन मार्क्स का मतलब यह है, मार्क्सवाद का मतलब यह है कि आप स्वयं को बदलें और निरंतर बदलें और स्वयं के बारे में ज्यादा से ज्यादा क्रिटिकल रहें। जब आप स्वयं क्रिटिकल होंगे तो आप समाज के बारे में भी क्रिटिकल होंगे। अब एक छोटी सी चीज जो कि बहुत ही पॉपुलर है और मैं चाहता हूं कि आप लोग उसे सोचें और देखें। हमारे यहां एक नया स्कूल पैदा हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग हैं। ये जो हमने जो टॉपिक रखा है ना आज, बात भी है। क्यों रखा है ये? इसके रखने के पीछे एक मकसद है। एक मकसद तो वह जो सामने दिख रहा है कि एक नेशनलिज्म की डिबेट चल रही है और नेशनलिज्म को लेकर एक बातचीत हो रही है। सवाल यह है कि क्या राष्ट्रवाद कोई ऐसे में जिसे देखा जाए, राष्ट्रवाद भौगोलिक कैटेगरी नहीं है। राष्ट्रवाद का मतलब है, मार्क्स के यहां वह एक वर्गीय धारणा है। राष्ट्रवाद को एक नेशन के तौर पर नहीं, एक वर्गीय अवधारणा के तौर पर कार्ल मार्क्स ने विश्लेषित किया और चिन्हित किया है। राष्ट्रवाद का एक वर्ग है, क्लास है। राष्ट्रवाद क्या है? एक क्लास, एक कॉन्सेप्ट नहीं है खाली। जो लोग सोच रहे हो कि ये कॉन्सेप्ट है और इसका इस्तेमाल अभी आरएसएस के लोग कर रहे हैं या कुछ और लोग कर रहे हैं, राष्ट्रवाद कॉन्सेप्ट नहीं है खाली, बल्कि मार्क्स की नजर में ये क्या है? ये क्लास कॉन्सेप्ट है, क्लास है, वर्ग है। इसके पीछे एक वर्ग है।
इसकी ब्यूटी है, जैसा कि मार्क्स ने लिखा था कि इसकी ब्यूटी है कि ये हमेशा ये सामाजिक वर्गों की आड़ में छिपा रहता है। मार्क्स ने जब राष्ट्रवाद की चर्चा की है तो वो अलगाववाद के संदर्भ में चर्चा की है, एलिनेशन। अब हम में से अधिकतर लोग एलिनेशन के बारे में नहीं जानते, तो मार्क्स के जो राष्ट्रवाद संबंधी जो धारणा है उसे भी नहीं जानते। अलगाव के संदर्भ में मार्क्स ने लिखा कि में इस नेशनलिज्म की ब्यूटी है कि वह निजी की जो जिंदगी की विशेषताएं हैं उनको सामूहिकता की आड़ में छिपाए रखता है। और अगर एक बहुत ही सरल ढंग से लें तो ये जो नेशनलिज्म है, इस नेशनलिज्म एसेंशियली इन दिनों जो चल रहा है पिछले करीब 70-80 साल से, बेसिकली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के एक पर्सपेक्टिव से चल रहा है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के संदर्भ में विकास इसका सबसे ज्यादा हुआ है। मसलन अगर राष्ट्रवाद को अगर पॉलिटिकल कैटेगरी मान लेंगे तो आपके लिए असुविधा होगी, एक राष्ट्रवादी हो एक राष्ट्रवादी नहीं है। शत्रु फिक्स है। फिर मार्क्स ने जब अलगाव के संदर्भ में इसकी बात की थी तो एक आयरिश आइडेंटिटी उस समय सामने थी, और आयरिश आइडेंटिटी करते समय अलगाव की प्रक्रिया के बृहत्तर प्रक्रिया के प्रसंग में उन्होंने राष्ट्रवाद की चर्चा की थी। और जब उन्होंने आयरिश आइडेंटिटी के संदर्भ में राष्ट्रवाद की चर्चा की तो आयरिश आइडेंटिटी के संदर्भ में उन्होंने यूरोपीय पूंजीवाद को उसका संदर्भ घोषित किया था। जो आयरिश लोग अपनी नेशनलिज्म की लड़ाई लड़ रहे थे तो वो नेशनलिज्म की लड़ाई को कैसे देखा जाए? अगर राष्ट्रवाद एक वर्ग है और उसमें क्लास निहित है, फॉर एग्जाम्पल हिंदू अस्मिता के प्रश्न को, हिंदू राष्ट्रवाद के प्रश्न को आप सेंटर में रख सकते हैं। आरएसएस के लोग जिसकी रोज हिमायत कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं मीडिया, हम उसे केंद्र में रख सकते हैं। तो उनसे पूछा जा सकता है कि भाई ये जो हिंदू राष्ट्रवाद है या ये जो हिंदू अस्मिता है, इस हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदू अस्मिता का संदर्भ क्या है? हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदू अस्मिता का संदर्भ है भारतीय पूंजीवाद। भारतीय पूंजीवाद के संदर्भ के बिना यह राष्ट्रवाद समझ में नहीं आएगा। अब हो क्या रहा है कि बात तो हो रही है हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्रवाद, लेकिन कैटरिंग पे बात नहीं हो रही, कैटरिंग के संदर्भ में बात नहीं हो रही। मार्क्स ने जब एलिनेशन के प्रसंग में आयरिश नेशनलिटी के प्रश्न पर, आयरिश नेशनलिज्म पर विचार किया तो उनके सामने संदर्भ साफ था। उन्होंने एक चीज रेखांकित की थी कि राष्ट्रवाद पर जब भी बात होगी तो उसके संदर्भ की खोज की जानी चाहिए। आयरिश राष्ट्रवाद का संदर्भ था यूरोपीय पूंजीवाद, उसी तरह हिंदू राष्ट्रवाद का संदर्भ है भारतीय पूंजीवाद। भारतीय पूंजीवाद के संदर्भ के बिना हिंदू राष्ट्रवाद समझ में नहीं आएगा आपको। भारतीय पूंजीवाद के संदर्भ के बिना आपको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स
ये दलित का प्रश्न, स्त्री का प्रश्न, जेंडर के सवाल, ये समझ में ही नहीं आएंगे। हमने एक ऐसा डिस्कोर्स पैदा किया है पिछले दिनों में, और ये यही नहीं, वो फ्रांस में भी है, जर्मनी में भी है, ब्रिटेन में भी है, ऐसे लोग रहे हैं जो कि कैपिटलिज्म के संदर्भ में नेशनलिटी की प्रॉब्लम को या नेशनलिज्म की प्रॉब्लम को वो देखते ही नहीं है। पूंजीवाद के संदर्भ में वो लिंग की समस्या को देखते ही नहीं है, सेक्सुअलिटी के सवालों को देखते ही नहीं है। आप किसी स्त्रीवादी से बात कीजिए, आप किसी दलित से बात कीजिए। डॉक्टर अंबेडकर के जानते हैं दृष्टिकोण की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? जाति की इतनी बड़ी मीमांसा, जाति शोषण के खिलाफ में इतना लिखने के बावजूद सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? कि वो भारतीय पूंजीवाद के संदर्भ में जाति को नहीं देखते। आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स का, चाहे वो जाति की हो, चाहे वो लिंग की हो, चाहे वो धर्म की हो, जैसा कि ये आरएसएस के लोग कर रहे हैं, इन सभी किस्म के आइडेंटिटी के रूपों की पॉलिटिक्स का संदर्भ है इंडियन कैपिटलिज्म, भारतीय पूंजीवाद। भारतीय पूंजीवाद के संदर्भ को आप जितना खकोरेंगे, जितना विश्लेषित करेंगे, जितना इसकी गहराई में जाएंगे, आप अस्मिता के रूपों को उतना ही उधेड़ते चले जाएंगे। तो मार्क्सवाद से और कार्ल मार्क्स से एक चीज की शिक्षा मिलती है कि अगर हमें राष्ट्रवाद पर बात करनी है या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के इश्यू पर बात करनी है, तो हमें उसके संदर्भ को पहचानना होगा। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पहचानी जाती है अपने संदर्भ से। मसलन मेरा भी संदर्भ क्या है? मैं भी प्रोफेसर नहीं हूं, मैं रिटायर कर चुका हूं। मेरा भी संदर्भ यह है कि मैं शुद्ध नागरिक हूं। मैं जब प्रोफेसर था, जब मैं नौकरी करता था, तो मेरी आइडेंटिटी बनती थी, जो मेरा संदर्भ था वो किससे? प्रोफेसर और मेरे यूनिवर्सिटी के संदर्भ से। और अभी मेरी आइडेंटिटी किससे बनेगी? एक लड़की जिसकी की शादी नहीं हुई है और जो बीए क्लास में पढ़ती है, उसकी आइडेंटिटी क्या होगी? वो लड़की भी है, यानी स्त्रीलिंग भी है, और वो स्टूडेंट भी है। आइडेंटिटी कौन सी होगी? ये उसकी आइडेंटिटी तय होगी उसके संदर्भ से। उसका संदर्भ कौन सा है? उसका संदर्भ है कि वो स्टूडेंट है, वो छात्री है। कुछ साल बाद बड़ी हुई, उसकी आइडेंटिटी शिफ्ट होगी कि नहीं होगी? हां, उसकी आइडेंटिटी शिफ्ट हुई, क्योंकि वो पत्नी बन गई। उसने पढ़ना छोड़ दिया। पढ़ने छोड़ने के बाद में वो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगी, तो उसकी आइडेंटिटी क्या होगी? उसकी आइडेंटिटी शिक्षक की होगी। कार्ल मार्क्स ने जिस चीज पर जोर दिया था, जिसको कि समझने की जरूरत है, वो यह कि आइडेंटिटी बदलती रहती है संदर्भ के हिसाब से। क्योंकि आपका संदर्भ शिफ्ट करता रहेगा तो आइडेंटिटी भी शिफ्ट करती रहेगी। इसलिए यह कहा गया कि एक व्यक्ति में एक नहीं अनेक आइडेंटिटी होती हैं। आइडेंटिटी का संदर्भ बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप प्याज है ना, तो प्याज की एक एक परत खोलते जाइए, अल्टीमेटली आप पाएंगे प्याज पूरी गायब हो गई, कुछ बचेगा नहीं अंत में। आइडेंटिटी की जितनी आप परत खोलते जाएंगे, ये आइडेंटिटी के जितने भी रूप विकसित किए गए हैं, ये सारे के सारे रूप धराशायी हो जाएंगे और सिर्फ एक ही चीज बचेगी, मनुष्य। सो नेशनलिज्म पर बात करते समय, राष्ट्रवाद पर बात करते समय, राष्ट्रवाद के जो भारतीय राष्ट्रवाद के जो संदर्भ है, वह कौन सा संदर्भ है? वह है भारतीय पूंजीवाद। सवाल यह कि भारतीय पूंजीवाद का क्या भारतीय जनता के साथ में मैत्री संबंध है? क्या भारतीय पूंजीपति वर्ग का जनता के साथ में मैत्री संबंध है? भारतीय पूंजीपति वर्ग का भारतीय जनता के साथ में मैत्री संबंध नहीं है, बल्कि
हितों की टकराहट नहीं, बल्कि वे एक दूसरे के शत्रु हैं। तो आइडेंटिटी पर बात करते समय जब आप संदर्भ में जाएंगे और आप ये देखेंगे, अगर ये नेशनलिज्म या हिंदू राष्ट्रवाद हो या इस्लामिक राष्ट्रवाद हो या वो चाइनीज राष्ट्रवाद हो, उसका संदर्भ है उसके देश की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी, तो भारतीय पूंजीवाद राष्ट्रवाद का संदर्भ है। वह राष्ट्रवाद की वर्गीय प्रकृति को निर्धारित करता है। हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद के बारे में वे लाख दावे करें, के दलाल नहीं है, उनकी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि उन्होंने कभी पूंजीपति वर्ग के खिलाफ में संघर्ष ही नहीं किया। उनके नेशनलिज्म में कभी कैपिटलिस्ट क्लास की आलोचना ही नहीं आती। आप ज्यादा दूर मत जाइए, आप सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों से पूछिए कि पिछले दिनों मोदी सरकार ने 6 साल में जो बैंकों का जो कर्ज बकाया था अमीरों के ऊपर, जो अमीरों ने जमा नहीं किया, और जिस कर्ज को मोदी सरकार ने बट्टे खाते डाल दिया, वो लाखों करोड़ों रुपया है। आरएसएस ने कभी एक बयान तक जारी किया? एक बयान कभी जारी किया कि आपने ऐसा क्यों किया? आप आरएसएस के किसी भी लेखक की, किसी भी विचारक की किताबें उठाइए, पिछले 70 साल में उन्होंने कभी भी एक भी बयान भारतीय पूंजीपति वर्ग के खिलाफ दिया? नहीं, वो नहीं दे सकते, क्योंकि नेशनलिज्म एक क्लास कैटेगरी है, और क्लास कैटेगरी का मतलब है कैपिटलिस्ट क्लास की कैटेगरी है। नेशनलिस्ट कभी भी कैपिटलिस्ट क्लास के खिलाफ नहीं जाएगा, बल्कि वो कैपिटलिस्ट क्लास की सेवा करेगा। नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं आरएसएस के हिसाब से, क्योंकि उनका काम ही है कैपिटलिस्ट क्लास की सेवा करना। आप उनसे ये उम्मीद क्यों करते हैं कि वो मजदूरों की देखभाल करेंगे? आप ये उम्मीद क्यों करते हैं किसी भी राष्ट्रवादी से कि वो किसानों के बारे में सोचेगा, किसानों की मांगों को उठाएगा? वो नहीं सोचेगा, क्योंकि वह राष्ट्रवादी है। यह उसकी क्लास कैटेगरी की भूमिका है। मार्क्स ने बहुत पहले इस बात को कहा था कि यह एक क्लास कैटेगरी है, इसका कैपिटलिस्ट क्लास से गहरा संबंध है। मेरे कहने से कभी भी, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, किसी भी रंगत के राष्ट्रवादी हों, ये तो हिंदू राष्ट्रवादी हैं, महात्मा गांधी वही तो राष्ट्रवादी थे ना। महात्मा गांधी के साथ में कांग्रेस बनाई, जिन्होंने पिछले 70 साल शासन किया है, 60 साल शासन किया है देश पर। कांग्रेस भी अपने को राष्ट्रवादी कहती है। कांग्रेस ने क्या पूंजीपति वर्ग के खिलाफ में कदम उठाए? नहीं। नेशनलिज्म चाहे वो हिंदू वाला हो, चाहे वो सेकुलर वाला हो, और चाहे वो चाइनीज कलर का हो। चाइनीज भी बहुत राष्ट्रवादी हैं, भयानक राष्ट्रवादी हैं। चाइनीज राष्ट्रवादी को चाइनीज कैपिटलिस्ट क्लास दिखाई नहीं देती। वो चाइनीज कैपिटलिस्ट क्लास की कभी आलोचना नहीं करता। भारत के विभिन्न रंगत के जो राष्ट्रवादी हैं, वे राष्ट्रवादी कभी भी कैपिटलिस्ट क्लास की और कैपिटलिस्ट सिस्टम की आलोचना नहीं करते। एकमात्र वामपंथी हैं, मार्क्सवादी हैं, जो ये कहते हैं कि हम अंतरराष्ट्रीयतावादी हैं, हम देशभक्त हैं, हमें राष्ट्र से प्रेम है। वे राष्ट्रवादी नहीं कहते अपने को। वे राष्ट्रवादी इनकार करते हैं, क्योंकि वे वर्किंग क्लास के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके हित सीधे सीधे कैपिटलिस्ट क्लास से टकराते हैं। वे सीधे सीधे कहते हैं कि हम मजदूरों और किसानों के हितों की नुमाइंदगी करते हैं।
तो अगर आप रिकॉर्ड, सिर्फ व्यवहार में रिकॉर्ड उठा के देखिए, कौन राष्ट्रवादी है और कौन राष्ट्रभक्त है। हमारे बीच में दो कैटेगरी हैं, कांग्रेस से लेके बीजेपी तक राष्ट्रवादियों की कैटेगरी है, इसमें सिर्फ रंग का फर्क है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार थी तो सांप्रदायिक दंगे नहीं होते थे, कांग्रेस की सरकार थी तो वो सांप्रदायिक फैसले नहीं लेती थी। नहीं, कांग्रेस ने दर्जनों सांप्रदायिक फैसले लिए हैं, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। मैं जो चीज कहना चाहता हूं वो ये कि राष्ट्रवाद की कैटेगरी एक क्लास कैटेगरी है, और ये क्लास कैटेगरी किसके साथ जुड़ी हुई है? भारतीय पूंजीवाद और भारतीय पूंजीपति के संदर्भ के साथ जुड़ी हुई है ये कैटेगरी। हमने लगातार एक ऐसा सिस्टम विकसित किया अपने बीच में, हमने एक ऐसा समूह विकसित किया अपने बीच में जो किसी भी किस्म के नेशनल डिस्कोर्स को सामने आने देना ही नहीं चाहता, और वो कभी इधर का राष्ट्रवाद होता है, कभी उधर का राष्ट्रवाद होता है। नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और बड़े लेखक हैं हिंदी के प्रेमचंद और बंगला के रविन्द्रनाथ टैगोर ने नेशनलिज्म की कठोर आलोचना की, और वह आलोचना पढ़ी जानी चाहिए। और एक ऐसे जमाने में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नेशनलिज्म की आलोचना की जबकि महात्मा गांधी सामने खड़े थे। महात्मा गांधी जिस राष्ट्रवाद की हिमायत कर रहे थे, खर मुखालफत की। और आजकल के जो नेता हैं इनकी तो, जिसे कहें कि वो महात्मा गांधी के पैरों की धूल नहीं है। जोड़ देते हैं कि हम जो कह रहे हैं उसे मानो, नहीं मानोगे तो जेल में डाल देंगे। जब स्वदेशी के नाम पर, नेशनलिज्म के नाम पर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जा रही थी और नेशनलिज्म की आवाज बुलंद की जा रही थी, लाखों लोग हिंदुस्तान के आंदोलन में शामिल हो रहे थे, उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने तीखी आलोचना की थी गांधी की कि यह राष्ट्रवाद खतरनाक है। राष्ट्रवाद किसी भी रंगत का हो, वो अंत में वो सांप्रदायिक विभाजन में जाता है और या फिर फासिज्म की तरफ जाता है। दो ही रास्ते हैं उसके। कभी गंभीरता से सोचें हम लोग, जिस राष्ट्रवाद की ज्वाला को प्रज्वलित किया गया ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए, उस राष्ट्रवाद की ज्वाला से भारत विभाजन कैसे निकला? अगर राष्ट्रवाद के अलावा कोई और रास्ता चुना गया होता जनता को यूनाइट करने का, तो शायद भारत विभाजन नहीं होता। एक और चीज है जो मैं शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि प्रसंग उठ चला है तो उसको अपने तरीके से देखना चाहिए हमें। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई, ये जो नारा था जो गांधी के जमाने में सबसे ज्यादा लगा, ये नारा जितना लगेगा और जितना रिपीट किया जाएगा, आप तय मान लीजिए उतना ही ज्यादा सामाजिक विभाजन बढ़ेगा। क्योंकि जब आप ये नारा लगाते हैं तो आप करते हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए। आप समाज को धार्मिक इकाइयों में बांटकर देखते हैं। यह समाज धार्मिक इकाइयों में बटा हुआ समाज नहीं है। आप अगर बांटकर देखेंगे तो तय है कि इसमें विभाजन होगा, और हुआ। गांधी के रहते हुए विभाजन हुआ। जिन्ना जैसा रैशनल आदमी एकदम कम्युनल बन गया। सारे लोग थे, कौन नहीं था जिसने कि फ्रीडम मूवमेंट में बड़ी भूमिका नहीं निभाई, और उन सबके रहते हुए भारत विभाजन हो गया। लोगों के दिल बंट गए, क्योंकि आपने जो अपने दिमाग में जो इस नारे में जो इकाई चुनी वो धर्म था। मैं फिर विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आप धर्म के आधार पर, आइडेंटिटी के आधार पर मनुष्य को न देखें। आइडेंटिटी के आधार पर देखेंगे, धर्म के
आधार पर देखेंगे, नस्ल के आधार पर देखेंगे, आप तय मानिए आप समाज में उतना ही विभाजन बढ़ेगा। नेशनलिज्म को अगर आप कैटलिन के संदर्भ में देखेंगे, उसकी एक वैचारिक चौकी के तौर पर देखेंगे, तो आपको नेशनलिज्म अलग दिखाई देगा। नेशनलिज्म को अगर कैटलिन से अलग करके देखेंगे तो वो एक अलग चीज दिखाई देगी। राष्ट्रवाद पर कोई भी बहस पूंजीवाद के संदर्भ के बिना नहीं हो सकती। हमें इस बात पर सोचना होगा कि क्या पूंजीपति वर्ग का जो चरित्र है वो जनता के साथ मित्रतापूर्ण चरित्र है या शत्रुतापूर्ण चरित्र है। 70 साल का अनुभव यही बताता है कि जनता के साथ में पूंजीपति वर्ग के हित मिलते नहीं है, बल्कि उनमें हितों की टकराहट है, वे एक दूसरे के वर्ग शत्रु हैं। आप सोचिए, आप यहां से सोचिए खाली कि नेशनलिज्म की जो आंधी चली हुई है अभी पूरे देश में, उस नेशनलिज्म की आंधी में सिर्फ अगर किसी के घर सुरक्षित हैं तो वे कौन लोग हैं, और जो असुरक्षित है वो कौन है। मुझसे अच्छा उत्तर आपके पास है, आपके अनुभव में है। सो नेशनलिज्म पर बात करते समय यह चीज जरूरी है कि एक अन्य चीज जो कि मार्क्स के संदर्भ में हम लोग देखें और सोचें, एक दो बात कह के मैं ये बात रोक दूंगा यहां। और महत्वपूर्ण चीज दी कि इस समाज को देखने के लिए उन्होंने एक उपकरण दिया जिसे हम लोग कहते हैं क्लास कंट्राडिक्शन, वर्गीय अंतर विरोध की दृष्टि। इस समाज को देखते समय ये जो समाज का जो निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें अंतर विरोधों की बहुत बड़ी भूमिका है। आप अंतर विरोधों को जितना अच्छा पहचानेंगे, उनका जितना विश्लेषण करेंगे, आप मुक्ति की धारणा, लिबरेशन की धारणा आप उतनी ही बेहतर बना पाएंगे। कंट्राडिक्शंस के बारे में हमारी जितनी समझ साफ होगी, और ये जो मुक्ति की समझ कैसे बनेगी और कंट्राडिक्शन की समझ कैसे बनेगी, किसके आधार पर बनेगी? अंतर विरोधों को देखने का तरीका कौन सा होगा? मसलन आप, छोटी सी बात है, जो हिंदू राष्ट्रवाद की हिमायत कर रहे हैं, उनसे यह पूछो कि हिंदुओं में शोषण है कि नहीं है। अगर शोषण है तो शोषण कौन कर रहा है? क्या हिंदू का शोषण कर रहे हैं, या हिंदू का शोषण मुसलमान कर रहे हैं, जैसा कि वो लोग कह रहे हैं कि मुसलमान मुसलमान मुसलमान। या जो लोग ये कहते हैं कि हमें आइडेंटिटी में हमारी, देखिए स्त्रियां बहुत हैं, फेमिनिस्ट हैं, कभी मौका लगेगा तो फेमिनिस्ट पे बात करूंगा, स्त्रीवाद पे बात करूंगा, मैं आपसे स्त्री पे भी बात करूंगा। मैं स्त्री की शत्रु कौन है? पुरुष। स्त्री का शोषण कौन करता है? हिंदू का शोषण कौन करता है? अगर स्त्री की शोषक स्त्री है तो आप सोच के देखिएगा कि ये कहां तक, कितनी दूर तक ले जाएगी ये बात आपको। अगर मनुष्य, हिंदुओं का शोषक कौन है? सामाजिक अंतर विरोध के आधार पर देखने की पद्धति हमें पहली चीज जिस पर नजर डालने के लिए मजबूर करती है वो यह कि हम ये देखें कि आखिर किसका शोषण हो रहा है और कौन शोषण कर रहा है। एक्सप्लॉयटेशन उसके सेंटर में है। हिंदू का शोषण मुसलमान नहीं कर रहे हैं, या मुसलमानों का शोषण हिंदू नहीं कर रहे हैं। शोषण कोई और कर रहा है जिसे आप पहचानना नहीं चाहते।
ये जो शोषक और शोषित के जो संबंध है वो कहां होते हैं? वो उत्पादन के साधनों में होते हैं। एक वर्ग वह है जो उत्पादन के साधनों का इस्तेमाल करता है और एक वर्ग वह है जो उत्पादन के साधनों का स्वामी है। इन दोनों के बीच में जो टकराहट है उसे हम कंट्राडिक्शन कहते हैं। तो जो उत्पादन के साधनों का उत्पादन के लिए इस्तेमाल करते हैं वे कौन है? वे शोषित हैं। और जो उत्पादन के साधनों के स्वामी है वे कौन है? वे शोषक हैं। हिंदुस्तान में दो ही वर्ग हैं, तीसरा वर्ग नहीं है। एक और दूसरी तरफ मजदूर है। एक तरफ जमींदार है और बड़ा किसान है और दूसरी तरफ खेतिहर मजदूर है। दो ही वर्ग हैं, दो कमाने वाले और दो खाने वाले। भाई कोई वर्ग नहीं है। बाकी जितने भी वर्ग हैं, सामाजिक इकाइयां, वे सब इसके या उसके साथ होंगी। हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं वे स्वभाव से जो है वो पूंजीपति वर्ग के साथ हैं। हमारी नेचर है ये। हम सेफ साइड रहना चाहते हैं। मजदूरों के साथ नहीं रहते हम मध्य वर्ग के लोग। तो सामाजिक अंतर विरोधों को देखने का पहला आधार है कि समाज में देखो कि शोषण और शोषण करने वाली ताकत कौन सी और किन वर्गों का शोषण हो रहा है। और इसका पैमाना क्या होगा? उत्पादन के साधनों से कौन जुड़ा हुआ है, कौन उत्पादन के उपकरणों का उत्पादन के लिए इस्तेमाल करता है और कौन उत्पादन के उपकरणों का स्वामी है। यह स्वामी और उपयोगकर्ता, इन दोनों के बीच का जो कंट्राडिक्शन है वही कंट्राडिक्शन बुनियादी कंट्राडिक्शन है। और यह चीज एक ऐसी चीज थी जिसने कि सारी दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया। मार्क्स के पहले तक और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखे जाने के पहले तक एक चीज थी, लोग जानते थे और मानते थे कि सारी दुनिया में जो सभ्यता का इतिहास है उसमें भाईचारे का इतिहास रहा है, मित्रता का इतिहास। हम लोग सब मिल बांट के रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम, वो है ना पुरानी धारणा जिसका खूब ये आरएसएस वाले और दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं। ये समाज कभी परिवार की तरह नहीं रहा, आज भी नहीं है। ये दिमाग से निकाल दें हम लोग। मार्क्स ने जब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, मार्क्स एंगल्स ने मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की ओपनिंग लाइन थी जो कि बहुत महत्वपूर्ण लाइन थी। ओपनिंग लाइन यह थी कि अब तक इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। अगर ज्ञात इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है तो यह जो अब तक पढ़ा गया और पढ़ाया गया कि ज्ञात इतिहास सिर्फ भाईचारे का इतिहास है, ये गलत है। और मार्क्स इस दृष्टि से सही है। जब मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिख लिया था ना, तो दुनिया में कहीं पर भी कोई उसे छापने के लिए तैयार नहीं था। तो एक मतलब गए गुजरे एक रद्दी से पब्लिशर को मार्क्स ने तैयार किया। वो उसने बहुत रद्दी से कागज पे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तैयार किया, छापा और छापने के बाद बिका। और फिर बिकने के बाद में तो उसके वो कहानी अलग है। सारी दुनिया में है वो, अब सारी दुनिया की भाषाओं में है। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आने के बाद सारी दुनिया पर अभी भी कम्युनिज्म का भूत, कम्युनिज्म का प्रेत मंडरा रहा है। वो एक ही चीज से डरते हैं, कम्युनिज्म से। एक ही चीज से डरते हैं, मार्क्स के विचार से। वो एक ही चीज से डरते हैं क्योंकि मार्क्स ने कहा था कि दुनिया को बदलने की ताकत अगर किसी वर्ग में है तो वर्किंग क्लास है। क्या करेंगे? डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते समय हम लोग क्या करेंगे? किसके साथ खड़े होंगे? वर्किंग क्लास के हितों की हिफाजत में खड़े होंगे या वर्किंग क्लास के हितों के विपरीत होंगे? हमें बार बार यह चीज देखनी पड़ेगी, हर चुनाव में देखनी पड़ेगी, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, और चाहे वो विश्व स्तर पर उठी हुई कोई समस्या हो। हमें देखना होगा कि ये जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी किसके लिए है।
डेमोक्रेसी का मतलब मार्क्स के यहां डेमोक्रेसी थी बहुमत का शासन, बहुमत के समाज के लिए। समाज में बहुमत किन वर्गों का है? पूंजीपति वर्ग का है या गैर पूंजीपति वर्ग का? मजदूर और किसान बहुसंख्यक हैं या पूंजीपति बहुसंख्यक है, पूंजीपति और जमींदार बहुसंख्यक हैं? लोकतंत्र में बहुसंख्यक मजदूर और किसान हैं, इसलिए लोकतंत्र में जब भी प्रोग्राम बनेगा, जब भी वोट डाला जाएगा, और खासतौर पर वे लोग वोट डालेंगे जो कि मार्क्स को मानते हैं, तो उनकी परीक्षा यहां एजेंडे के साथ है या नहीं है। वे इलेक्शन जीते या हारे इन मटेरियल, उनके एक सीट आए या दो सीट आए इन मटेरियल। सिर्फ ये जो लोकतंत्र है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के गर्व से पैदा हुआ था, ये जो समानता, बंधुत्व और लोकतंत्र का जो नारा जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने दिया था, जहां से ये तमाम बुर्जुआ देशों में और हमारे देश में भी जो लोकतंत्र आया, उस लोकतंत्र की धुरी क्या है? वहां समानता, बंधुत्व और लोकतंत्र की स्वतंत्रता सिर्फ उनके लिए है जो कि व्यापार करते हैं। और वे लोग जो व्यापार नहीं करते, उनके लिए कोई लोकतंत्र में जगह नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये आप दिमाग से निकाल दीजिए। मार्क्स को खुद कई देशों की सरकारों ने खदेड़ खदेड़ के फेंका बाहर। बार बार पाबंदी लगाई गई उनकी एंट्री पर, उनके रहने पर, उनको निष्कासन आदेश मिले। और आदमी कैसे थे वो? व्यक्तिगत तौर पर आदमी कैसे थे? बेइंतहा शालीन, जेंटलमैन। ऐसा नहीं कि ये जो शालीन और शरीफ भाव जो अचानक पैदा हो, छात्र जीवन में वे बोहेमियन भी थे, दारू वारू पीते थे, ऐसा नहीं दारू नहीं पीते थे। लंदन में रहते थे तो ऐसा नहीं कि दारू नहीं पीते थे। एक बार का किस्सा है कि एक कैफे है लंदन में कोई, जहां मार्क्स रेगुलर शाम को पब जहां जो जाते थे वो बैठ के पीते थे। तो एक दिन रात को निकले, एकदम कस के पी हुई थी, पता नहीं क्या आया मूड में, पत्थर उठाते हुए पूरी स्ट्रीट लाइट तोड़ते हुए चले गए। घर गए, सारी स्ट्रीट लाइट जितनी रास्ते में सब तोड़ दी और घर गए। लोग बड़े परेशान। उसके बाद में पहली बार ये चीज लोगों के जेहन में आई। कुछ साल पहले इस घटना को याद कराते हुए बीबीसी लंदन ने कुछ साल पहले एक सर्वे किया कि पब से जो लोग निकलते हैं वे इतने वायलेंट क्यों होते हैं, वे तोड़फोड़ क्यों करते हैं। बीबीसी लंदन के रिपोर्टर ने सर्वे पेश करने के पहले ये मार्क्स का ये किस्सा पहले सुनाया। उसने उस पब का जिक्र भी किया। तो मार्क्स ऐसे भी थे कि जब मन आता था तो पीते भी थे, और विद्वान इतने कि जब बच्चों के साथ रहते थे तो घंटों बातें करते रहते थे, तरह तरह की दुनिया के साहित्य पर बातें करते रहते थे, खेलते रहते थे बच्चों के साथ में। और जो मार्क्स की पत्नी थी बहुत मेधावी थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेधावी थी वो जेनी। बेइंतहा सुंदर थी लेकिन मेधावी थी। वो बहुत अच्छा नाटक का रिव्यू लिखती थी अखबारों में। उसकी मेधा की कल्पना इसी से कर लीजिए। उसने मार्क्स का जो अधूरा काम था, कैपिटल के जो वॉल्यूम जो छपे नहीं थे मार्क्स के रहते हुए, वो जेनी ने, जेनी की मेधा ये थी। मार्क्स लंदन में रहे 30 साल तक, लोगों से नहीं मिलते थे। मार्क्स के पास समय ही नहीं होता था। आसपास के लोग भी नहीं जानते थे यहां कोई एक कार्ल मार्क्स रहता है जो इतना बड़ा विद्वान है और दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेन है,
कोई नहीं जानता था। तो बाद में उनके मरने के बाद पता चला लोगों को, और जब मरे तो उसके बाद उनकी मुर्दनी में कोई लोग नहीं थे, ज्यादा गिनती के लोग थे। लेकिन आज दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं, आधुनिक काल में समाज विज्ञान में, ह्यूमैनिटीज में, नेचर में, प्रकृति विज्ञान में, एनवायरमेंटल साइंस में, सारी दुनिया के लोग आज जानते हैं, क्लास स्ट्रगल पर बात नहीं कर रहे, कैपिटलिज्म की मीमांसा पर बात, मार्क्स के नेचर संबंधी लेखन को लेकर, जो लंबे समय तक लोगों को मालूम ही नहीं था, प्रकृति के बारे में, पर्यावरण के बारे में जो मार्क्स ने गंभीर काम किया था, जिसको लोग नहीं जानते, उसकी सबसे ज्यादा यूरोप चर्चा कर रहा है। और सारी यूरोप की सरकारें मार्क्स की गाइडलाइन के आधार पर सोच रही हैं और नीतियां बनाने के लिए मजबूर हैं। मार्क्स कहीं नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी कहीं नहीं है, लेकिन मार्क्स के विचार, मार्क्स का इंपैक्ट हर जगह है। ये अभी हाल में जो 2007 में जो मंदी आई, बड़े पैमाने पर विश्वव्यापी मंदी आई, उस विश्वव्यापी मंदी में जानते हैं सबसे ज्यादा कौन सी पुस्तक बिकी? कैपिटल। और कैपिटल का खासतौर पर 3rd वॉल्यूम। सारी दुनिया में सर्वे किया गया कौन सी किताब सबसे ज्यादा बिक रही है, तो मालूम पड़ा एक ही किताब सबसे ज्यादा बिक रही है, हर आदमी, हर विचारधारा के व्यक्ति उसे खरीद रहा है, वो है कैपिटल। और 2007 के बाद में धड़ाधड़ आईएमएफ की और विश्व बैंक की जो रिपोर्ट्स आई, उसमें लगातार मार्क्स को उद्धृत किया गया। 150 साल बाद, पौने 200 साल बाद, आज भी मार्क्स बार बार पूंजीवादी जो विचारक हैं, जो सिद्धांतकार हैं, उनको जब अंधेरा दिखाई देता है तो वो रोशनी के लिए मार्क्स की तरफ भागते हैं। उन्हें कीन्स और एडम स्मिथ नजर नहीं आते। आप रिपोर्ट उठाइए विश्व बैंक की, आपको वहां कोटेशंस मिलेंगे। आप लेखन उठाइए उन लोगों का। मार्क्स आज भी सारी दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। किस बात के लिए? समाजवादी व्यवस्था बनाने के लिए? जी नहीं, जी नहीं। मार्क्स की सिर्फ एक इच्छा थी, एक इच्छा थी कि आधुनिक मनुष्य के अंदर परिवर्तन की आकांक्षा का एक तरह से बिगुल बजाया जाए। लोग ये समझें और जानें कि वो अपने को बदल सकते हैं, इस दुनिया को भी बदल सकते हैं। और ये जो कंट्रीब्यूशन था मार्क्स का, ये अनपैरेलल कंट्रीब्यूशन था। इसने उनको भी प्रभावित किया जो मार्क्स को जानते थे, उनको भी प्रभावित किया जो मार्क्स को नहीं जानते थे, जिन्होंने मार्क्स नहीं पढ़ा था। तो मार्क्सवाद वहां पर भी मिलेगा आपको, जैसा कि मैंने शुरू में अनुरोध किया था आपसे। मार्क्सवादी कौन? अच्छा मार्क्सवादी वह जो विकल्प खोज सके। अच्छा मार्क्सवादी वह जिसके अंदर परिवर्तन की आकांक्षा हो और जो इस समाज को शोषण से मुक्त करना चाहे। कहां मिलेंगे मार्क्स? मजदूर के यहां, किसान के यहां, कैपिटलिस्ट के यहां कहां मिलेंगे मार्क्स? मार्क्सवाद किसे कहते हैं? मार्क्सवाद विश्व दृष्टि है, दुनिया को देखने का नजरिया और दुनिया को बदलने का नजरिया, दुनिया को बदलने का विज्ञान। उसका वर्ग से कोई संबंध नहीं है। एक व्यक्ति हो सकता है जो कार से उतरा हो, फ्लाइट से चलता हो, लेकिन उसके पास में मार्क्सवादी विश्व दृष्टि हो। तो मार्क्सिज्म का संन्यासवाद से कोई संबंध नहीं है, प्लीज। मार्क्स सबसे ज्यादा सादगी पसंद व्यक्ति थे। मार्क्सवाद का मतलब है दुनिया को देखने का नजरिया, और यह नजरिया किसी के भी पास हो सकता है। इसलिए कार्ल मार्क्स के लिए हमारी सबसे अच्छी श्रद्धांजलि क्या होगी? उसके लिए सबसे बड़ा हमारा तरफ से गुलदस्ता क्या होगा? वो ये कि हम दुनिया को दृष्टि से नहीं, विश्व दृष्टि के आधार पर देखें। और आखिरी चीज, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे बहुत पसंद है, मार्क्स की सबसे अच्छी चीज क्या है? मार्क्स और एंगल्स की दोस्ती देख के यार ईर्ष्या आती है, मन में बहुत बेचैनी होती है कि काश मेरे पास भी एक कोई एंगल्स जैसा दोस्त होता।
सारी दुनिया में मित्रता में आदर्श मित्रता मानी जाती है मार्क्स एंगल्स की, अनपैरेलल। कि अगर हम इस समाज में रहते हैं तो हमें दोस्तों की जरूरत होती है, तो दोस्ती कैसी होनी चाहिए? दोस्ती होनी चाहिए मार्क्स एंगल्स जैसी। इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, सोशली, हर तरह से दोस्त एक दूसरे के बिना जी ना सके, एक दूसरे की निर्मम आलोचना कर सकें और एक साथ जी सकें। कैसी आलोचना हो, कैसा प्यार था, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। एक कोई महिला लेखिका थी, उसका एक कहानी संकलन आया और वो कहानी संकलन की कॉपी उसने एक एंगल्स को दी। तो एंगल्स को लगा कि भाई जैसे हमारे यहाँ होता है, हमें भी बहुत सारे लोग देते हैं तो एंगल्स को दी, तो एंगल्स ने उसकी भूर भूर प्रशंसा लिख दी, अखबार में रिव्यू छपा उसका। अब वो हुआ ये कि कुछ दिन बाद वो महिला अपना कहानी संकलन लेके मार्क्स के पास भी गई। अब मार्क्स ने पढ़ा उसे, मार्क्स ने जब पढ़ा तो मार्क्स का खून खौल गया। मार्क्स ने पलट के तत्काल एंगल्स को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि तुमने ये ठीक नहीं किया। उसने बहुत घटिया कहानियां लिखी थी और तुमने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। एक अच्छे आलोचक का गुण यह नहीं है कि तुम्हारी जो कोई प्रशंसा करे, तुम्हारे साथ कोई भक्ति से पेश आए, तुम उसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर दो। तुमने बहुत खराब आलोचना लिखी है। दोस्त कैसे? जो एक दूसरे की निर्मम आलोचना कर सकें और एक दूसरे जान से ज्यादा प्यार करें। नई दोस्ती बने तो कैसी बने? नई दोस्ती बने पर विचारधारा के आधार पर नहीं, विवेक के आधार पर, इमोशनल बॉन्डेज हो और उसमें विश्व दृष्टि आधार हो। मार्क्स एंगल्स के मित्रता का आधार था उनकी दोनों की विश्व दृष्टि का एक होना। हम लोग करते क्या है? हम लोगों की दारू की दोस्ती होगी, खाने की दोस्ती होगी, नाते रिश्तेदारी की दोस्ती होगी, संसार भर की दोस्ती होगी, लेकिन विश्व दृष्टि के बीच में दोस्ती नहीं होगी। मित्रता हो तो विश्व दृष्टि के आधार पर हो, विश्व दृष्टि की तरफ बढ़े कि हमारे दोनों की एक दूसरे की दोस्ती में विश्व दृष्टि भी एक हो, और वही दोस्ती ज्यादा टिकाऊ होती है। इसीलिए मार्क्स एंगल्स की दोस्ती आदर्श दोस्ती मानी जाती है और सारी दुनिया उसे देखकर ईर्ष्या करती है। मैं भी ईर्ष्या करता हूं। तो अगर दोस्ती रखनी है, दोस्ती पैदा करने हैं, तो एंगल्स और मार्क्स जैसी दोस्ती होनी चाहिए, जो हम एक दूसरे के सुख दुख देख सकें। आखिरी चीज, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं मैं ये बात, अंतिम दिनों में मार्क्स की अपनी किसी नौकरानी से प्यार हो गया। कुछ साल पहले जो वे दस्तावेज जो कभी देखे नहीं गए मार्क्स की देखते समय, एक रिसर्च स्कॉलर ने उन सबको खोजा, पढ़ा, समृद्ध किया, नई जीवनी लिखी और पाया कि एक नौकरानी से मार्क्स को प्रेम हो गया। उस नौकरानी से बच्चा भी था, एक लड़का था। मार्क्स बहुत परेशान हुए। तो जानते हैं, एंगल्स ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। बोले तुम मार्क्स के बारे में मत बोलना प्लीज। दोस्त हो तो ऐसा कि अपने दोस्त के सारे दुख, लांछन, कष्ट भी अपने ऊपर ले लिए। मित्रता ऐसी होनी चाहिए। इसलिए मार्क्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो यही नहीं है कि उन्होंने दुनिया के बारे में एक वैज्ञानिक क्रिटिसिज्म विकसित किया। मार्क्स समाजवादी नहीं थे। मार्क्स ने समाजवाद की वकालत नहीं की थी। मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद की वकालत की थी, साइंटिफिक सोशलिज्म की बात की थी। जो मार्क्सवादी हैं वे वैज्ञानिक समाजवाद के पक्षधर हैं। समाजवाद के पक्षधर तो बीजेपी के लोग भी हैं, वे भी गांधीवादी समाजवादी हैं। समाजवाद का पक्षधर तो हिटलर भी था। समाजवाद के पक्षधर काल्पनिक समाजवादी भी थे। मार्क्स इनमें से किसी भी कोटि का समाजवादी नहीं है। कार्ल मार्क्स और उनके अनुयायी सिर्फ वैज्ञानिक समाजवाद के पक्षधर हैं। कार्ल मार्क्स ने जब समाजवाद पर लिखा तो उन्होंने
वैज्ञानिक समाजवाद की दृष्टि से लिखा और वैज्ञानिक समाजवाद नाम दिया उसका। तो मुझे अगर चाहिए तो क्या चाहिए? वही साइंटिफिक सोशलिज्म चाहिए, सोशलिज्म नहीं चाहिए। ये जो आपने ट्रेजेडियां देखी हैं समाजवादी देशों में, वो समाजवाद की ट्रेजेडियां है, वो साइंटिफिक सोशलिज्म नहीं है। उसका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के दृष्टिकोण से कोई संबंध नहीं है सोवियत संघ में जो कुछ घटा। हम दिमाग से निकाल दें कि नहीं वो तो मार्क्स के ही खाते में जाएगा, क्योंकि मार्क्स के नाम पर बात जब बार बार होती है तो एट्रोसिटीज की बात आती है, जुल्मों की बात आती है और समाजवादी व्यवस्था के जुल्मों की बात आती है। तो इस बात को हम लोग साफ कर दें अपने दिमाग में। मार्क्स ने कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी के एक छत्र शासन की हिमायत नहीं की, उसके बारे में कभी नहीं लिखा। मार्क्स ने कहीं पर भी सर्वहारा के तानाशाही के पक्ष में नहीं लिखा। टेरी गिल्टन ने लिखा है इस बात को। टेरी गिल्टन जो बहुत बड़े मार्क्सवादी आलोचक है, उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है कि मार्क्स ने जब डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट की बात की थी तो वह उस जमाने में लोकतंत्र के लिए जाना जाता था। वह कॉन्सेप्ट वो संविधान के उल्लंघन के लिए नहीं जाना जाता था। हम जिसे अधिनायक बात कहते हैं, जिसे डिक्टेटरशिप कहते हैं, वह संविधान के उल्लंघन से जुड़ी हुई धारणा है। मार्क्स संविधान के उल्लंघन के पक्ष में नहीं थे। और मार्क्स ने इस पदबंध का इस्तेमाल लोकतंत्र के संदर्भ में किया था, क्योंकि वह उसी अर्थ में प्रचलित था। सर्वहारा की तानाशाही वहां फ्रांस में, जर्मनी में उस दौर में इसी अर्थ में प्रचलित थी, लेकिन कालांतर में इसका रूप बन गया मजदूर वर्ग की तानाशाही, कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही। कम्युनिस्ट पार्टी की डिक्टेटरशिप से मार्क्स के दृष्टिकोण का कोई लेना देना नहीं है। जिन लोगों ने मार्क्सवाद पर काम किया है, जिन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पर काम किया है, सारी दुनिया के लोग इस बात पर एक मत हैं। इसलिए प्लीज मार्क्स के खाते में समाजवादी व्यवस्थाओं के जुल्म न डाले जाए। मार्क्सवाद शुद्ध, प्योर मानवतावाद की उच्चतम अवस्था है। उसने मनुष्य के अधिकारों को हर स्थिति में सुरक्षित करने की तरफ ध्यान दिया और उसकी हिमायत की। इसलिए मार्क्सवाद पर बात करते समय, मार्क्सवाद के पक्ष में खड़े होते समय हमें यह चीज ध्यान रखनी चाहिए कि मार्क्सवाद एकदम उच्च मानवीय मूल्यों के लिए समर्पित वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। वह समाज को बदलने का साइंस है, वह एक विश्व दृष्टि है। आज के दिन मार्क्स के लिए बस इतना ही। थैंक यू।